गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे EVS एनवायरमेंटल स्टडी। ओपन पेज नंबर 57। राइट टुडेज डेट एंड डे। टुडेज चैप्टर नंबर इज 12, जर्मिनेटिंग प्लांट्स। जर्मिनेटिंग प्लांट्स मीन्स प्लांट्स का अंकुरण होना, नया पौधा कैसे बनता है। चलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We often see bees and butterflies hovering over and sitting on flowers. हम अक्सर देखते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं और जो तितलियाँ होती हैं वो फूलों के ऊपर ऐसे मंडराती रहती हैं, उस पर बैठती हैं, है ना। The bright colors and sweet scents of flowers attract bees and butterflies. जो फ्लावर्स के ब्राइट कलर होते हैं, चमकीले कलर होते हैं, और फूलों की जो मीठी खुशबू होती है वो इन मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। These insects play an important role in the life cycle of plants. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पौधों के लाइफ साइकिल मीन्स उनके जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। फ्लावर्स हैव अ पावरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन। फ्लावर्स में जो छोटे छोटे कण होते हैं बारीक बारीक से, उन्हें हम कहते हैं पराग, है ना। ये पराग कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम पोलन कहते हैं। पोलन इज प्रोडक्शन बाय द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जो पराग होते हैं ये फूलों के मेल पार्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। When bees and butterflies sit on flowers, the pollen sticks to their body. जब ये आपकी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फ्लावर्स पर बैठती हैं तो ये पराग इनके बॉडी में चिपक जाते हैं। They transfer pollen to another flower to same type when they sit on it. और जब ये आपके मधुमक्खियाँ तितलियाँ जब किसी दूसरे इसी प्रकार के किसी दूसरे फ्लावर पर बैठती हैं तो इस प्रकार से ये पराग एक फूल से दूसरे फूल में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन इज कॉल्ड पोलिनेशन। और इस प्रकार की ये प्रोसेस जो होती है जिससे परागकण एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। This results in fertilization, which in turn result in the formation of seeds. और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस के द्वारा सीड्स का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अधिकतर जो फूलों वाले पौधे होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में सीड्स बनाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। और नया पौधा किससे उगता है? सीड्स से, बीजों से, है ना। सीड्स आर नेसेसरी टू गिव लाइफ टू न्यू प्लांट। एक नए पौधे के जीवन के लिए एक बीज का होना आवश्यक है। दे हेल्प द प्लांट किंगडम टू सर्वाइव फॉर जनरेशन। और यही जो सीड्स होता है इसी के द्वारा एक प्लांट कई जनरेशन तक आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जो सीड होता है बीज, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। और सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक सीड में 3 पार्ट होते हैं। दे आर द सीड कोट, कोटिलेडॉन्स एंड एम्ब्रॉय। ये इसके 3 पार्ट होते हैं एक सीड के। टेक अ सोक बीन सीड। और ये आप इसको एक गीले बीन के बीज में, सेम का जो बीज होता है उसको में आप उसे लेकर देख सकते हैं। केयरफुली ब्रेक ओपन द आउटर ब्राउन लेयर। आपको क्या करना है, उसको सावधानी पूर्वक उसकी जो भूरे रंग की बाहरी परत होती है उसे तोड़ना है, ठीक है। दिस इज़ द सीड कोट। ये जो आप हटाएंगे उसकी लेयर, ये सीड कोट कहलाता है।
टेक अ निडल एंड ब्रेक द सीड। अब आपको एक सुई लेना है और उससे उस सीड को तोड़ना है। इनसाइड द सीड यू विल फाइंड द बेबी प्लांट एम्ब्रॉय। आप क्या करेंगे, जब उसे तोड़ेंगे तो आपको उसके अंदर एक बेबी प्लांट दिखाई देगा। द पॉइंटेड वाइट portion or you find in the sprouted seed will give rise to the root। और यही वह पोर्शन होता है जहाँ से एक रूट जो होती है वो निकलती है। ठीक है। द येलोइश green portion will form the future shoot, stem, branches, leaves and flowers। ये जो येलोइश ग्रीन पोर्शन होता है यहीं से उस पौधे की जो तना है और ब्रांचेस हैं, टहनियाँ, पत्तियाँ और फूल जो हैं यहीं से बनते हैं। द थिक येलो फ्लैशी पार्ट आर द कोटिलेडॉन्स सीड लीव्स। और ये जो थिक उसका जो चौड़ा सा येलो रंग का फ्लैशी पार्ट होता है यही क्या कहलाता है, कोटिलेडॉन्स। और ये उस सीड की पत्तियां भी होती हैं। दे सप्लाई फूड टू द बेबी प्लांट। यही जो कोटिलेडॉन होता है इसी से फूड के जो छोटा पौधा होता है उसे खाना मिलता है। सीड्स ऑफ वीन, राजमा, ग्राम, नीम, tamarind and pea that have two cotyledons and are called dicotyledons। अब यहाँ बता रहे हैं कि बीन्स, राजमा, ग्राम, नीम, टैमरिंड, इन पौधों के जो पी, इनके जो सीड होते हैं इसको जब हम देखते हैं अंदर से तोड़कर तो इसमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं और इस कारण से इन्हें डाइकोटिलेडॉन कहते हैं। द सीड्स ऑफ पैडी, व्हीट एंड माजी दैट हैव 1 कोटिलेडॉन आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडॉन्स। जो धान होती है, गेहूँ, मक्का, इनके जो सीड्स होते हैं इनमें ओनली 1 कोटिलेडॉन होता है और इस कारण से इन्हें मोनोकोटिलेडॉन्स कहा जाता है। ठीक है। आप इनके सीड्स लेंगे और उन्हें खोलकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब सीड्स का अंकुरण कैसे होता है देखते हैं। When a seed start to grow, it is said to be germination। जब एक सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटिंग मीन्स अंकुरण। ठीक है। द प्रोसेस विच सीड चेंज इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। या हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो सीड है वो अंकुरित हो जाता है ना, तो इसको सीड से अंकुरण में चेंज होना ये जर्मिनेशन कहलाता है। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स। सभी सीड्स जो होते हैं सभी बीजों से प्लांट ग्रो नहीं करता। मोस्ट सीड्स फेस ग्रेट डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन बिफोर दे कैन जर्मिनेट इनटू सीडलिंग। क्या होता है कि जो सीड होते हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए वो उन्हें आगे बढ़ना होता है। तो जो अच्छे सीड्स होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और जो कमज़ोर होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते। दे आर ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स दैट फीड ऑन देम। कई बार क्या होता है कुछ सीड्स जानवरों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। दे मे बी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेसिव हीट और कोल्ड। और कई बार कुछ सीड्स जो होते हैं वो अधिक ठंड या गर्मी के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम ऑफ देम आर वॉश्ड अवे बाय विंड एंड वाटर इनटू स्ट्रीम एंड रिवर। और कुछ जो होते हैं
वो हवा के द्वारा पानी में बह जाते हैं, है ना। इस प्रकार से रिवर्स के थ्रू वो नष्ट हो जाते हैं। ओनली अ फ्यू सीड्स ग्रो इनटू द प्लांट्स, कुछ ही सीड्स होते हैं जो प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। सीड्स दैट आर यंग, लाइट एंड अनहेल्दी कैन नॉट जर्मिनेट, जो सीड्स यंग होते हैं, हल्के होते हैं या अनहेल्दी होते हैं, वो अंकुरित नहीं हो पाते। ओल्ड सीड्स स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स में नॉट बी एबल टू जर्मिनेट, जो पुराने बीज होते हैं जिन्हें कई सालों से स्टोर करके रखा गया होता है, वो भी अंकुरित नहीं हो पाते। Seeds damaged by insects, rodents and fungi having holes and have been eaten up also cannot germinate। ऐसे सीड्स जिन्हें कीड़ों के द्वारा खा लिए गया होता है, उनमें कुछ होल कर दिए गए होते हैं, इस प्रकार के सीड्स भी अंकुरित नहीं होते। Only seeds that have life and are healthy will be able to germinate। ऐसे सीड्स जिनके अंदर जीवन है, जो स्वस्थ हैं, उन्हीं से एक नया पौधा बन सकता है, उन्हीं में अंकुरण होना संभव होता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब क्या क्या कंडीशन होती हैं एक बीज को अंकुरित होने के लिए, देखते हैं। सीड्स नीड द फॉलोइंग 3 थिंग्स टू जर्मिनेट। फर्स्ट इज़ वाटर, सेकंड इज़ एयर एंड थर्ड इज़ टेम्परेचर। तो वाटर में क्या है, सीड्स सोक वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो बीज होते हैं वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोखते हैं। वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट एंड द सीड स्वेल अप। अब जो सीड्स होते हैं वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे उनका जो कोट होता है, बाहरी जो लेयर होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है और फूल जाती है। इट ऑल्सो डिज़ोल्व्स द फूड इन द कोटिलेडॉन्स। साथ ही इसका जो कोटिलेडॉन्स होता है वो फूड बनाने के लिए इस वाटर को डिज़ोल्व करता है, ठीक है। विच इज़ यूज्ड बाय द बेबी प्लांट्स टू ग्रो, और ये एक बेबी प्लांट के ग्रो करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसका एयर। तो एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। सीड्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जो सीड्स होते हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर एट फास्ट रेट एंड ग्रो क्विकली, जो अंकुरित होने वाले बीज होते हैं वो श्वसन करते हैं बहुत तेज़ी से और तेज़ी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। सुटेबल टेम्परेचर और वार्मथ मेक्स द एम्ब्रॉय एक्टिव एंड ग्रो फास्ट। एक अनुकूल तापमान जो होता है या गर्माहट जो होती है वो एक भ्रूण के एक्टिव होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। सीड्स कैन जर्मिनेट इवन इन द डार्क, जो बीज होते हैं वह अंधेरे में भी अंकुरित हो सकते हैं, बट दे डू नॉट जर्मिनेट इन द अनसुइटेबल टेम्परेचर, परंतु वह अनुकूल तापमान नहीं होने पर अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीड डिस्पर्सल, मीन्स उनका बीजों का बिखराव कैसे होता है ना। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पौधे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं मूव नहीं कर सकते। इट मीन्स द सीड्स प्रोड्यूस बाय अ प्लांट आर लाइकली to fall underneath to very close to it। इसके लिए क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उन्हें प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इफ़ ऑल दीज सीड्स वर टू जर्मिनेट इट वुड लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ यंग प्लांट्स। अब इन
यदि ये पौधे एक ही जगह पर ढेर सारे इकट्ठे उग जाएंगे तो वो उनको प्रॉपर जो पौष्टिकता है और उनको फैलने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इनका दूर दूर होना ज़रूरी है ताकि वो उन्हें इनफ न्यूट्रिएंट्स आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल सकें। The young plants will not get enough न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। मीन्स यदि एक प्लांट को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स जितनी उसे ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती है तो वो बराबर ग्रो नहीं करता है। टू ओवरकम दिस प्लांट्स हैव डिवाइज्ड अ वे एंड मीन टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स ओवर अ वाइड एरिया। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सीड्स हैं उन्हें एक बड़े से एरिया में अच्छी तरह से फैलाया जाए। सीड्स गेट स्कैटर्ड और कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन डिफरेंट वेज। इन बीजों को अच्छी तरह से दूर दूर फैलाया जाना चाहिए। The process of spreading seeds that allow plants to reproduce is called seed dispersal। और यही जो प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड्स को फैलाया जाता है उनको नए अंकुरण करने के लिए, उनसे नया पौधा प्राप्त करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। The dispersal of seed and fruits take place with the help of wind, water and animals। और इस प्रकार बीजों के फैलाव और बीजों और फलों के फैलाव के लिए इसमें हवा, पानी और जानवर भी इसमें मदद करते हैं। These are known as एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। और इसी कारण से इन्हें डिस्पर्सल मीन्स बीजों के फैलाव के एजेंट भी कहा जाता है। दिस इज़ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स टू द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। और ये एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से जो बायोटिक हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो प्रकृति में एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाने में कैसे एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। ठीक है। डिस्पर्सल बाय विंड। अब हवा के द्वारा कैसे बीजों को फैलाया जाता है। सीड ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बीज जो हैं बहुत छोटे और हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरीड अवे बाय द विंड। और ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिए जाते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट्स पोसेस सर्टन विंग लाइक स्ट्रक्चर टू टफ ऑफ हेयर। कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उनकी जो डिज़ाइन होती है वो पंख की तरह होती है और उनमें कुछ में जो है बहुत घने बालों की तरह गुच्छे होते हैं। These structures help them to be easily carried away by the wind over लॉन्ग डिस्टेंस। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो होता है उन्हें काफ़ी दूर तक जाने में, हवा के साथ उड़ने में मदद करता है। कॉटन सीड्स हैव स्टफ्स ऑफ हेयर। जो कॉटन होते हैं, रुई के जो बीज होते हैं वो इस प्रकार के कॉटन में काफ़ी ऐसे गुच्छों में हेयर्स होते हैं। दे आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड। और इस प्रकार से ये हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। सीड्स ऑफ ऑर्चिड आर स्मॉल एंड लाइट। जो ऑर्चिड होता है उसके सीड्स बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं। सीड्स ऑफ मैपल्स एंड ड्रम स्टिक सीड्स हैव विंग्स। जो मैपल्स है और ड्रम स्टिक्स है इन पौधों के जो बीज होते हैं उनमें पंख लगे होते हैं। इस प्रकार से ये हवा के साथ बहुत आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। पानी के द्वारा कैसे बीजों का फैलाव होता है देखते हैं। इन प्लांट्स लाइक लोटस एंड कोकोनट्स द
dispersal of seeds takes place by water। तो कुछ प्लांट में जैसे कि कमल या नारियल के जो सीड्स होते हैं ये इस प्रकार से बने होते हैं कि ये पानी के द्वारा आसानी से फैलाए जा सकते हैं। The seeds of such plants develop floating device which enable them to float over long distance। कुछ सीड्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स इस प्रकार से बने होते हैं कि ये पानी में आसानी से फ्लोट करते हैं, तैरते हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्रूट ऑफ कोकोनट हैज़ अ फाइबरस वॉल विच कीप्स इट फ्लोटिंग इन वाटर। आपने देखा होगा कि जो नारियल का फ्रूट होता है, मीन्स नारियल जो होता है उसमें कई ऐसे फाइबर्स होते हैं आउटर वॉल पर, और जो कि पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स जानवरों के द्वारा कैसे बीजों का फैलाव होता है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जो जानवर होते हैं वह भी बीजों के और फलों के फैलाव में मदद करते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स हैव हुक्स, स्पाइन्स एंड स्टफी हेयर्स। कुछ सीड्स जो होते हैं उनके फ्रूट्स में हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होती हैं, स्टफी हेयर्स होते हैं, है ना। दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ कैटल व्हेन दे गो फॉर ग्रेजिंग। तो जब जानवर घास खाने जाते हैं जंगलों में तो वहाँ से ये सीड्स उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। द कैटल कैरी दैम फार अवे एंड डिस्पर्सल दैम। और इस प्रकार से ये मवेशी जो होते हैं जानवर इन बीजों को बहुत दूर तक फैला देते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स किसी चीज़ का ऐसे फूटना, है ना। जिस देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो पीस है ये ऐसी फलियाँ फूट जाती हैं, और जब ये फूटती हैं तो इनके अंदर के जो सीड्स होते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं। सम फ्रूट्स एक्सप्लोड और बर्स्ट ओपन विथ फोर्स। कुछ पौधे, कुछ फल जो होते हैं बहुत तेज़ी से फूटते हैं, है ना। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल डिस्पर्सल। और ये एक मैकेनिकल डिस्पर्सल का उदाहरण है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लोसिव मैकेनिज़्म। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसे एक्सप्लोसिव मैकेनिज़्म कहते हैं। पोर्ट्स ऑफ बीन्स एंड पीस स्प्लिट अप सडनली। जो बीन्स होते हैं उनकी फलियां और मटर की जो फलियां होती हैं यह बहुत तेज़ी से अचानक से फूटती हैं, स्प्लिट होती हैं, बिखर जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट सीड्स गेट डिस्पर्सल। और इस प्रकार से ये इनके सीड्स जो होते हैं बहुत दूर तक फैल जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विदाउट सीड्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सीड्स नहीं होते, फिर भी उनमें रिप्रोडक्शन होता है, उनके द्वारा नया पौधा बनता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। यहाँ कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सीड्स को नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल द मनी प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई भी सीड्स नहीं बनता है। सच प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स like the root, stem and or leaf and spores। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें जो उनकी जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, है ना। तो उनकी इस प्रकार के उनके इन बॉडी पार्ट्स से ही रिप्रोडक्शन होता है, नए पौधे का जन्म होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रकार की जो प्रोडक्शन होता है इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रकार के 3 इसके प्रकार हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए हम इनके और प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं।
तो पहला है बाय रूट्स। रूट्स के द्वारा कैसे होता है रिप्रोडक्शन देखते हैं। रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जो जड़ें होती हैं वो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। बर्ड्स डेवलप ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक डेलिया, स्वीट पोटैटो एंड गुआवा। ये कुछ ऐसे पौधे हैं, गुआवा, स्वीट पोटैटो, दहलिया, इनकी जो जड़ें होती हैं उनसे छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, है ना। दिस बर्ड्स गिव्स राइस अप टू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और एक अनुकूल तापमान, अनुकूल परिस्थितियों में इन बर्ड्स से ही नए प्लांट का जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय स्टेम्स। स्टेम्स मीन होती है उनकी जो तना होता है पौधे का, उससे किस प्रकार से पौधे निकलते हैं। रोज, मनी प्लांट एंड सुगर कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। जो आपका गुलाब है और मनी प्लांट है और शुगर कैन मीन्स गन्ना जो होता है, इनके स्टेम्प्स को कट कर दिया जाता है और उससे भी एक नया प्लांट ग्रो करता है। इफ़ वी कट एनी ब्रांच ऑफ दिस प्लांट्स एंड प्लांट इट इन वेल वेट सॉइल, अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम इट। हम इनकी किसी भी ब्रांच को कट कर देते हैं और उसे यदि गीली मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। पोटैटो आलू, है ना, जिंजर अदरक और प्याज जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर रहने वाले स्टेम्प हैं। बर्ड्स डेवलप ऑन देम एट सर्टन पॉइंट्स, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और इनके अलग अलग हिस्सों से बर्ड्स डेवलप होती हैं और इन बर्ड्स से न्यू प्लांट ग्रो करता है। नाउ लास्ट इज बाय लीव्स। पत्तियों से भी न्यू प्लांट बनता है। बर्ड्स ग्रो ऑन द एजेस ऑफ लीव्स ऑफ द बेगोनिया प्लांट। एक बेगोनिया प्लांट होता है जिसकी पत्तियों के किनारों से बर्ड्स ग्रो करती हैं। दिस बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। और ये वर्ड से ही नया प्लांट जन्म लेता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और अनुकूल परिस्थितियां होने पर इन बर्ड से नया प्लांट जन्म लेता है। ब्रोफिलम कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन दिस मैनर। और एक ये ब्रायोफिलम एक पौधा है, ये भी इस प्रकार से इनकी पत्तियों से नए प्लांट का जन्म होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। सभी को समझ आया। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।